हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोशिया स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा जो कि अपनी कक्षा 9th की बुक है, जिसका हम लेसन पढ़ रहे हैं 5वां। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं बीकानेर में जन जागृति से। ओके, बीकानेर में राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत देरी से हुई। धीरे धीरे यहाँ भी ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा। तो बीकानेर में जो है जन जागृति क्या है, थोड़ी देर से हुई, और यहाँ क्या है, धीरे धीरे ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा और जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरंभ हो गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। तो ये पूछा जा सकता है कि बीकानेर में किसके द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई या बहिष्कार किया गया, तो वो आएंगे मुक्ता प्रसाद। कौन? मुक्ता प्रसाद, जो कि क्या थे, एक वकील थे। कब? 1921 में। और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। अनेक स्थानों पर जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय, वाचनालय खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में सर्वहितकारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा आदि के नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं स्थापित की गई। इन संस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के पर्चे आदि प्रसारित किए गए। ओके, तो जो अपनी है सर्वहितकारिणी सभा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर्वहितकारिणी जो सभा थी, उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? स्वामी गोपाल दास द्वारा। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से? तो सहयोग लिया उन्होंने पंडित कन्हैयालाल ढूंढ का। और इनके अलावा थे एक श्री राम मास्टर, इनका सहयोग लिया। और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना कहाँ हुई? चूरू में। और कब हुई? 1907 में। कब? 1907 में। इसके तहत इसको क्या, ये जो है राजनीतिक गतिविधियों के कारण इसे क्या कहा गया? चूरू की कांग्रेस। क्या कहा गया? चूरू की कांग्रेस। तो पूछा जा सकता है कि चूरू की कांग्रेस है वो कौन सी है? तो क्या आएगा? सर्वहितकारिणी सभा जो है वो क्या है? चूरू की कांग्रेस। इसके अलावा इस सभा ने क्या है? सभा ने 1912 में एक तो चूरू में खोला बालिका विद्यालय। क्या? बालिका विद्यालय। एक तो क्या खोला? बालिका विद्यालय। और दूसरा जो है वो है कबीर पाठशाला। कौन सी? कबीर पाठशाला। तो 1912 में इसने दो जो है वो और संस्थाएं खोली चूरू में। क्या? एक तो बालिका शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय, और एक बालिका विद्यालय को क्या कहा गया? पुत्री पाठशाला। क्या कहा गया? पुत्री पाठशाला। और एक हरिजन समाज के लिए जो है वो क्या किया गया? कबीर पाठशाला। क्या? कबीर
पाठशाला। ये था बालिकाओं की शिक्षा के लिए और ये था हरिजन वर्ग के लिए। कब? 1912 में। और सर्वहितकारिणी की सभा की जो है स्थापना वो हुई है 1907 में। कब? 1907 में। कहाँ? चूरू में। इसे चूरू की क्या कहा गया है? कांग्रेस कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है अपने पास 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 15 मार्च 1921 को, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। तो इसकी अध्यक्षता, जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? मौलाना शौकत अली के द्वारा की गई। और उन्होंने क्या कहा? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने को। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। तो अजमेर में पूछा जा सकता है कि जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार है वो किसके नेतृत्व में किया गया? तो वो है पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में। इस कार्य में अर्जुनलाल सेठी, चांदकरण शारदा आदि ने भी भाग लिया। और इस बहिष्कार में किसने भाग लिया? अर्जुनलाल सेठी, चांदकरण शारदा आदि ने भी क्या है? भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान की। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या है? राजस्थान के जितने भी शासक थे उन्होंने क्या किया? तन मन धन से क्या है? जो अंग्रेजों की है सहायता की। ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्ण प्रतिनिष्ठा का परिचय दिया और सहायता करके उनके क्या है? पूर्ण निष्ठा का क्या दिया? परिचय दिया। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोगी और युद्ध संचालन में भागीदार बनाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों द्वारा किसे जो है वो साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया? तो वो कौन आएंगे? गंगा सिंह, बीकानेर के गंगा सिंह। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया। तो गंगा सिंह को कहाँ भेजा गया? पेरिस। किस लिए भेजा गया? जर्मनी से संधि वार्ता करने के लिए। तो ये पूछा जा सकता है कि जर्मनी से संधि वार्ता करने के लिए पेरिस किसे भेजा गया? पेरिस जो है वो किसे भेजा गया? वो भी कौन थे? बीकानेर के गंगा सिंह। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। तो विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1921 में। 1921 में जो है वो नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जहां देशी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते थे। तो जो नरेंद्र मंडल बनाया गया था उसमें क्या था कि उसमें जो देशी राजा थे अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित जो समस्याएं थीं उन पर विचार विमर्श कर सकते थे। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी राजाओं का संकेत दिया गया कि राष्ट्रवादी मध्य वर्गीय लोग, किसान, मजदूर आदि समाज की निम्न स्तर की उभरती शक्ति ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकती है। तो एक हमने जो पढ़ा नरेंद्र मंडल की स्थापना जो है वो हुई 1921 में हुई। इसका जो पहला अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? नरेंद्र मंडल का। वो भी बीकानेर के कौन? गंगा सिंह। ये पूछा जा चुका है कई क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में, कि जो नरेंद्र मंडल है उसके जो अध्यक्ष कौन बनाए गए सबसे पहले? तो वो थे गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह। और एक
एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि वो कब से कब तक रहे, तो वे 1921 से 5 वर्ष के लिए चुने गए थे। 1921 में चुने गए और 5 वर्ष के लिए चुने गए। नेक्स्ट अपने पास, ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने के किसान पंचायतों की स्थापना पर गौर किया और उनकी आत्मनिर्भरता की तुलना रूसी सोवियतों से की। बिजोलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार पथिक को बोल्शेविक विप्लववादी बोल्शेविक मतलब विप्लववादी कहा। एक बार फिर समान हितों की बात कहकर देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो देशी राज्यों को क्या है कि समान अधिकार दिए जाएंगे, ये कहकर उनका क्या है सहयोग लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। तो जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश सत्ता थी उससे देशी राजा जो थे वो स्पष्ट रूप से जुड़े हुए थे। राजा जो थे या शासक जो थे वो स्पष्ट रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि हर जगह उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए हुए थे। उनके मुताबिक ही जो है वहाँ का शासन चलता था। तो अगर असहयोग आंदोलन सफल होता तो अंग्रेज़ों को खतरा था, और अंग्रेज़ों को खतरा मीन्स शासकों को भी क्या था, खतरा था। राजस्थान के शासक अपने राज्यों के में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा आदि को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। तो गंगा सिंह जो है वो स्वयं को क्या मानते थे, प्रगतिशील विचारों के, कि हम तो क्या है समय के अनुसार चलने वाले हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को, ये 3 हैं नाम जिनके देखें ज़रा, कि शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया कि क्योंकि वे खादी पहनते थे और उन्होंने तिलक स्वराज जो कोष था उसमें चंदा जमा करवाया। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया। तो जो जोधपुर के संरक्षक थे कौन, सर प्रताप। ये जो सर प्रताप हैं इन्होंने ही कायलाना झील का निर्माण करवाया। ये क्या है, इन्होंने विदेशी जो माल था उसे क्या किया, प्रोत्साहन किया। जबकि इससे पूर्व महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। इससे पूर्व जो थे वो जो वे क्या थे, दयानंद जो स्वामी महर्षि दयानंद थे उनके उपदेश को सुनकर उन्होंने हिंदी भाषा को और स्वदेशी का क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। तो उदयपुर के जो महाराणा थे कौन, फतेह सिंह, असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे, वो भी सामने से। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। तो उदयपुर के जो शासक थे कौन, महाराणा फतेह सिंह, असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति तो रखते थे लेकिन वो भी स्पष्ट रूप से नहीं, वो क्या है, गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि या तो वे उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें। भारत सरकार यानी कि अंग्रेजों ने उन्हें क्या कहा, सीधा भारत सरकार से मतलब अंग्रेजों से है कि अंग्रेजों ने उन्हें कहा कि या तो उनकी इच्छा अनुसार क्या करें, मंत्रिमंडल का गठन करें, या फिर क्या करें, युवराज जो थे उस समय कौन, भूपाल सिंह को क्या है, शासन अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाएं। महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज को 28 जुलाई 1921 को शासन अधिकार सौंपे। तो महाराणा ने कब, 28 जुलाई 1921 को किसे,
युवराज भूपाल सिंह को क्या है शासन अधिकार सौंप दिए और स्वयं क्या हो गए शासन कार्यों से अलग हो गए। युवराज ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार ही मंत्रिमंडल बनाया। तो ओबियसली ये तो होना ही था कि युवराज ने क्या है उनकी इच्छा अनुसार क्या बनाया मंत्रिमंडल। और राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया। और राजस्व जो महत्वपूर्ण एक विभाग होता है, ठीक है, सारा लेन देन का जिसमें होता है, तो वो किसे सौंपा गया? मिस्टर ट्रेंच को सौंपा गया। ब्रिटिश सरकार अब यह प्रयत्न करने लगी कि जहां तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो ताकि वे राज्यों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रण रख सके। तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि अब राजस्थान के जो देसी राज्य हैं उनमें क्या है उनके जो मंत्रिमंडल हैं उनमें अपने अंग्रेज अधिकारी जो है मंत्रियों को नियुक्त किया जाए ताकि जहां वहां बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना को क्या किया जाए समाप्त किया जाए या फिर उन पर नियंत्रण किया जा सके। सिरोही, बूंदी, जोधपुर और जयपुर में अंग्रेज व्यक्तियों ने मंत्री नियुक्त किया गया। तो कहाँ कहाँ? सिरोही में, बूंदी में, जोधपुर में, जयपुर में अंग्रेज व्यक्तियों को क्या है मंत्री नियुक्त किया गया। जहाँ ऐसा संभव नहीं हुआ वहाँ राज्य के बाहर के व्यक्तियों को उच्च पद की नियुक्ति के व्यवस्था की गई। तो जहाँ ऐसा नहीं हुआ मतलब अगर डायरेक्ट सीधे तौर पर जो है अंग्रेज़ों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, वहाँ क्या किया उन्होंने राज्य के बाहर से जो है व्यक्तियों को उच्च पद पर नियुक्त किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे एक तो थे सर वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है, सर वी.टी. कृष्णामाचारी जो क्या थे जयपुर के दीवान थे। जयपुर के दीवान थे कौन? वी.टी. कृष्णामाचारी। ये कहाँ थे मूलतः? ये तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु के थे ये। इसके अलावा थे C.S. वेंकटाचारी। ये कौन थे? ये थे जोधपुर के दीवान थे जो कि क्या है मूलतः कर्नाटक के थे। कहाँ के? कर्नाटक के। कौन? C.S. वेंकटाचारी। कहाँ के? कर्नाटक के। और ये थे जोधपुर के दीवान। इसके अलावा सरदार K.M. पणिकर ये बीकानेर में नियुक्त थे। ये मूलतः कहाँ के थे? ये मूलतः केरल के थे। कहाँ के? केरल के थे। इसके अलावा सर टी विजय राघवाचार्य भी कह सकते हैं इसे। ये राघवाचार्य टी विजय राघवाचार्य ये थे उदयपुर में। ये भी मूलतः कहाँ के थे? तमिलनाडु के। तो जहाँ तक संभव था उन्होंने क्या है जो है अपने मंत्रिमंडल में नियुक्त किया किन्हें? अंग्रेज अधिकारियों को। और जहाँ ऐसा संभव नहीं हुआ उनको उन राज्यों में या उन जगह पर उन्होंने क्या किया ऐसे ही बाहरी राज्यों के क्या है व्यक्तियों को क्या कर दिया? मंत्री नियुक्त कर दिया। स्थानीय प्रतिभा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। तो ऐसे जब उन्होंने क्या किया जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है उनमें क्या है बाहर से जब लोग आए
और वो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो अपने जो यहाँ के देसी लोग थे उन्हें क्या लगा कि अपनी उनके जो है वो क्या की जा रही है, अवहेलना की जा रही है। मारवाड़ जोधपुर राज्य का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति और स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक के पद पर ही कार्यरत रहे। तो क्या बोला गया है कि मारवाड़ यानी कि जोधपुर के जो है राज्य का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि प्रथम पहला जो था वो 10वीं परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति, और साथ में क्या है स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक और कॉलेज से प्रथम बीए स्नातक यानी कि बीए करने वाला जो था वो क्या है दरबार हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक के पद पर था। वो कोई बड़े पद पर नहीं था, वो एक सामान्य सा क्या था, अध्यापक था। और जबकि जो CS वेंकटाचारी है, CS वेंकटाचारी जो थे वो क्या थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। ये क्या थे, राज्य के बाहर से थे, मूलतः कहाँ के थे, ये थे कर्नाटक के, कर्नाटक। राजस्थान के अनेक राज्यों में राजाओं के प्रशासन का अधिकार छीन लिया, प्रशासन का अधिकार जो है वो क्या है, छीन लिया। और ऐसे ही बाहर के जो व्यक्ति थे वो प्रशासनिक अधिकारी बन गए। नवनियुक्त दीवानों और निरंकुश नौकरशाहों को दे दिया गया। उनका कार्य जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखना था। उनका मेन मोटिव क्या था कि जनता की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर अंकुश यानी कि उन पर रोक लगाना था। वे अपने कार्यों के लिए राजा या जनता के स्थान पर दिल्ली के राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। तो जब अंग्रेजों ने बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया तो वो क्या है, स्थानीय जनता या राज्य के प्रति, राजा के प्रति क्या थे, शासक के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, सीधे डायरेक्ट तौर पर दिल्ली का जो राजनीतिक विभाग था, राजनीतिक विभाग जो था उसके क्या थे, वो उसके प्रति उत्तरदायी थे। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे। तो जब 20वीं शताब्दी का तृतीय दशक आया तो राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या हुए, शिक्षित हुए, जिन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। तो उन्हें क्या है, राज्य में कार्य करने के लिए अवसर नहीं मिल रहा था। यहाँ राजस्थान में कहीं बाहर से और राजस्थान वालों को कहीं और, ऐसे ही उन्होंने क्या है, अंग्रेजों ने क्या है, एक दूसरों को क्या है, फूट डाले और राजनीति करो वाली नीति को अपनाया। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष फैल गया और उनमें क्या हो गया, असंतोष फैल गया। इस शिक्षित वर्ग ने प्रचलित व्यवस्था को में व्यापक अनियमितताओं को उजागर कर जनता में जन जागृति उत्पन्न की। और लोगों ने क्या किया, जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने क्या किया कि इन ऐसी व्यापक जो अनियमितताएं थी उनको क्या है, जनता के सामने उजागर किया और उनमें जन जागृति उत्पन्न की। उन्होंने नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष किया और उन्होंने लोगों में जन जागृति फैलाई कि अपने अधिकारों को जानो। और राजस्थान जो या फिर अन्य कहीं भी थे, उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष किया और जन आंदोलनों का नेतृत्व किया और जगह जगह जन आंदोलन हुए और उनका क्या किया, नेतृत्व भी किया। क्योंकि शिक्षित लोग जो थे वो अब जान चुके थे कि अंग्रेज जो है वो हमारा शोषण कर रहे हैं, राजस्थान में अब एक नए युग का सूत्रपात हुआ और राजस्थान भी इन सब से अछूता नहीं रहा और उसमें भी एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है अपने पास राजस्थान में प्रजा मंडलों की स्थापना, तो जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।